हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग ब्रिटिश राज का अभ्युदय शुरू करेंगे, जो पीटी के सिलेबस के अनुसार भारतीय इतिहास का 12वां टॉपिक है। इसके पहले वाले सभी टॉपिकों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया गया, जिसे बाद में राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन कर दिया। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से संबोधित पत्र फैक्ट्री खोलने की इजाज़त को लेकर आया, जो हेक्टर नामक जहाज से आया था। आगे देखते हैं। किंतु 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और जिससे जहांगीर ने तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी? तो कैप्टन हॉकिंस को प्रदान की थी, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है 1615 में थॉमस रोब ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक भारत में रहा। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से 1608 ईस्वी में सूरत में खोली, जिसे 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप दिया गया। तो वहीं दक्षिण में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 में स्थापित की और पूरब में 1651 में बालासोर उड़ीसा में स्थापित की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापारिक रियासतों की सुविधा दी, जिसे कंपनी हेतु सुनहरा फरमान कहा गया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को अत्यधिक रियासतों वाला फरमान दिया, जिसमें बंगाल में व्यापारिक सुविधाओं के अतिरिक्त बम्बई में अंग्रेज़ों द्वारा जारी सिक्कों को मान्य प्रदान की गई और हैदराबाद के अंग्रेज़ों की स्वायत्तता स्वीकार की गई। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। मद्रास सेंट जॉर्ज का किला 1640 ईस्वी में बना। फ्रांसिस डे को मद्रास का निर्माता कहा जाता है। कलकत्ता फोर्ट विलियम का किला 1699 से 1700 में बना। इस किले का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। वहीं बम्बई सेंट थॉमस का किला 1720 में बना। चार्ल्स ब्रूम ने इस किले का निर्माण कराया, किंतु बम्बई का सबसे प्रभावी गवर्नर चार्ल्स आंगियार था। जॉन चाइल्ड जब बम्बई का गवर्नर था तो मुगलों के व्यापारिक जहाज़ों को लूटने के आरोप में 1686 में औरंगजेब की सेना ने उसे दंडित किया था। पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने 1667-68 में बम्बई को 10 पाउंड प्रति वर्ष लीज पर कंपनी को दे दिया। कलकत्ता की स्थापना अंग्रेज़ों ने 1698 में तब की, जब उन्हें सूतानाती, गोविंदपुर व कालीकोट की जमींदारी प्राप्त हुई। अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन देखा गया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था न रहकर भारतीय राजनीति में भी कदम रखने लगी। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक शाही फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। 10 फरवरी 1691 को जाप चारनाक ने सूतानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। बंगाल में शाइस्ता खां ने अंग्रेज़ों के बारे में कहा कि यह
कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। बंगाल में सिराजुद्दौला के नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा तथा सिराज के युवा उत्साह ने प्रशासनिक सुधार के क्रम में पुराने लोगों को प्रशासन से हटाकर नए वर्ग की नियुक्ति की, जिससे असंतुष्टों का मोर्चा और मजबूत हो गया। अंग्रेजों को किलेबंदी की मनाही का आदेश दिया, किंतु जब वे न माने तो वहां आक्रमण कर अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में भागने को विवश किया। किंतु बाद में जब क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी दक्षिण से बंगाल आ पहुंची तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और मजबूत होकर सिराज को 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में। हालवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया, जिसके अनुसार सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद कर उन्हें मृत्युदंड जैसी सजा दी। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराज की शिकस्त देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके बदले में 24 परगना की जमींदारी और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए। जब मीर जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ तो 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। किंतु प्रशासनिक अनुभव के कारण कासिम जल्द ही समझ गया कि अंग्रेजों की रुचि केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में है और दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव हो गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित की तो 1763 ईस्वी में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। इसी बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम का एक त्रिगुट तैयार हुआ और 1764 के बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी सेना ने उस त्रिगुट को हराकर प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि कर दी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब व शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजामत का अधिकार नवाब के पास रहने दिया और दीवानी का अधिकार अपने हाथों में ले लिया और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में इस तरह द्वैत शासन बना रहा। आइए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में 20 से 21 जून को 1756 ईस्वी में काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, घटी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई। सत्रह सौ पैंसठ में इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई थी। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना गया। ध्यान दीजिएगा, द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना गया। अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो भारत का पहला ऐसा विद्रोह था जो न सिर्फ उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैला बल्कि इसमें
विभिन्न वर्गों की सहभागिता भी थी। इस विद्रोह के कारण बहुआयामी थे, जिसमें सबसे पहले राजनीतिक कारण को देखते हैं। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा ने अंग्रेजों को देशी भारतीय रियासतों के विलय को बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने आक्रामकता को अपनाते हुए व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति के द्वारा सतारा, जैतपुर, बघाट, झांसी व नागपुर के विलय की घोषणा कर दी। इसी दौरान लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दिया। इसी प्रकार हड़प नीति के तहत नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध के विलय की घोषणा कर दी। 1857 की क्रांति में सामाजिक धार्मिक कारण की बात किया जाए तो 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश धर्मांतरण को बढ़ावा देने लगा। धर्मांतरण को बढ़ाने लगा तो 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, जिसके तहत यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। 1829 में सती प्रथा निषेध तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से किया गया, जिसके कारण भी भारतीय असंतुष्ट होने लगे। अब आइए आर्थिक व प्रशासनिक कारण को देखते हैं। अंग्रेजी शासन के हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया और विशेषतः गांव और किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने रूल रा विधि का शासन की स्थापना के क्रम में पुरानी भारतीय मान्यताओं को नष्ट कर उनके असंतोष को बढ़ावा दिया। सैनिक कारण की बात किया जाए तो सेना में नस्लीयता का प्रभावी होना, योग्यता के बावजूद भारतीय अधिकतम सूबेदार का पद ही पा सकता था और ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। सैनिकों के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर भी पाबंदी थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने भेजा जा सकता था, जबकि भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में निषेध क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो आइए अब हम लोग 1857 की तात्कालिक कारण की बात करते हैं। ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय व सुअर के चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग की चर्चाओं ने सैनिकों को क्रोधित कर दिया, किंतु चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी, कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। अठारह के महत्वपूर्ण कथन की बात किया जाए तो सिले व लॉरेंस के अनुसार यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। वहीं आउटरम व टेलर के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स के अनुसार सभ्यता व बर्बरता के बीच का संघर्ष था। वहीं डिजरायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था और बी.डी. सावरकर के अनुसार यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद बने। बाद में मेरठ में कारतूस के प्रयोग पर सैनिकों ने बगावत की और जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो 10 मई को यह विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से प्रसारित हुआ। अवध में यह जन सामान्य का विद्रोह बन गया और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधि लियाकत अली ने किया, तो नर्मदा के नीचे विद्रोह लगभग न के बराबर रहा। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद घोषित किया और अंग्रेज इनसे इतने भयभीत थे कि इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। कानपुर में विद्रोह के दौरान
रानी सती चौरा की घटना का उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया है कि विद्रोहियों ने महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार डाला। इस विद्रोह के दौरान राजाओं व नवाबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें तरंग अवरोधक कहा। बड़े जमींदार भी अंग्रेज़ों के साथ थे और पढ़ा लिखा नवोदित मध्यम वर्ग तटस्थ बना रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रगतिशील सुधारों का रूढ़वादी समाज द्वारा विरोध इन्हें अनुचित लग रहा था। आइए अब 1857 के असफलता के कारणों को देखते हैं, जिसमें निश्चित तिथि, संगठन, नेतृत्व व विचारधारा का अभाव और राजनीति एकता में कमी के साथ ही सामाजिक एकता में कमी। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों ने विद्रोह में एक साथ भाग लिया था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव और रणनीति का पिछड़ापन, द्वितीय पंक्ति के नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। ये सभी 1857 के असफलताओं के कारण थे। आइए अब हम लोग विभिन्न केंद्रों के नेतृत्वकर्ता और विद्रोह को समाप्त करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को देखते हैं। दिल्ली के नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह, जहां पर विद्रोह को समाप्त करने वाले निकलसन व हडसन थे। लखनऊ के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थीं, वहां पे समाप्ति करने वाले कालीन कैंपबेल थे और कानपुर के नेतृत्व करने वाले नाना साहब थे और विद्रोह को समाप्त करने वाले कालीन कैंपबेल थे। यहाँ भी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता थी, वहीं जनरल ह्यूरोज यहाँ के समाप्ति करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व करता थे और जनरल रेनाल्ड यहाँ के विद्रोह को समाप्त करने वाले अंग्रेज थे। इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे, यहाँ पे कर्नल नीर ने विद्रोह को समाप्त किया और बरेली में खान बहादुर खान थे नेतृत्वकर्ता और बिसेंट आयर यहाँ के समाप्ति करने वाले अंग्रेज थे। वहीं जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे और विलियम टेलर यहाँ के विद्रोह को समाप्त करने वाले थे और असम के नेतृत्वकर्ता मनीराम दत्त थे। तो 1857 में असम में नेतृत्वकर्ता मनीराम दत्त थे। आइए विद्रोह के परिणाम को देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकारों को वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। ये प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान दे दीजिएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और भारत राज सचिव के पद का गठन हुआ। अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, 1:5 से 1:3 कर दिया गया। फूट डालो और राज करो सैनिक एकता खंडित करने के लिए कुछ जातियों को मार्शल कौम घोषित किया गया और उन्हें जाति, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर रेजिमेंटों में बांट दिया गया। आइए इनसे संबंधित पुस्तक और लेखकों को देखते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक बी.डी. सावरकर थे। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक अशोक मेहता थे। सपाय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक R.C. मजूमदार थे। 1857 के लेखक S.N. सेन थे। द काज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक सर सैयद अहमद खां थे। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, इन पुस्तकों के नाम एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन पुस्तकों के नाम और इनके लेखक को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे, जो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।